हेलो। नमस्कार फ्रेंड, आज से आप लोग का करेंट अफेयर्स की क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है। चूँकि आप लोगों का चूँकि कई सारे मैसेजेस वगैरह भी मेरे पास आया कि करेंट की भी क्लासेस हिस्ट्री के साथ साथ होना चाहिए और एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। जैसे कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो अप्रॉक्स अगस्त में ही लगभग तय होना है, उसके बाद फिर आपका अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपका बीपीएससी का होगा, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है। कई सारे एग्ज़ाम में आपको करंट के टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखिए, हमारा प्रयास ये होगा कि कम से कम 10 मिनट के अंदर लगभग 10 टॉपिक आपको डेली कवर कराया जाए। आज चूँकि थोड़ा इंट्रोडक्शन है तो आज थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि डेली हर दिन 10 मिनट में 10 टॉपिक आपका कवर होते चला जाए। और ये जो 10 टॉपिक हम जो पिक करते हैं, एक्चुअली हमारे पास भी मार्केट में कई सारे जो प्रैक्टिस सेट के जो बुक्स होते हैं वो सारा चीज़ मेरे पास भी पड़ा हुआ है। देखिए ऑनेस्टली जो होता है ना कि जो कंटेंट जो भी बनाते हैं यूट्यूबर कंटेंट बनाते हैं वो कहीं ना कहीं से सोर्स का यूज़ करते हैं। आपको ईमानदारी से बताया तो वो सोर्स का जल्दी वो लोग नाम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, जबकि मेरे पास हम खुद खुल के कहते हैं, हमारे पास एडिटोरिया का, दिशा का, हमारे पास रुक्मणी पब्लिकेशन का, मेरे पास कई सारे पब्लिकेशंस का जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम जब जो उसका रुक्मणी का जो पहला सेट जब हम बना रहे थे, उस सेट को सॉल्व करने के दौरान हमने कई सारे क्वेश्चंस को पिक किया। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जब हमने पिक किया तो उसमें से जो टॉप 10 क्वेश्चंस जो हमें लगा, हम आपको केवल वही आज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है, जो प्रैक्टिस बुक जो होता है उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो इसलिए डाले जाते हैं ताकि वो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन भरा हुआ ले। तो कई सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन तब भी चूँकि मार्केटिंग है और मार्केटिंग के वजह से कुछ क्वेश्चन को उसमें डाला जाता है। तो हम नहीं चाहते कि आप करंट अफेयर्स के नाम पर जो है एक्स्ट्रा आप कूड़ा करकट को पढ़ो। बहुत सारी देखिए करंट अफेयर्स में तो जितने भी न्यूज़ में आप जो भी घटनाएं पढ़ते हैं वो सारा ही आपका करंट का टॉपिक होता है, लेकिन हमें तय करना होता है कि हमें कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा चीज़ हमें छोड़ना है। ये चीज़ थोड़ा सा मतलब अगर आप इस चीज़ को अगर फोकस करते हैं कि हमें करंट में भी किन किन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, तो इग्नोर अभी आपको बताएंगे कि वो ऐसे कई सारे टॉपिक्स है जो इग्नोर हम कर सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगा केवल आपको वही बताएंगे। जो भी एग्ज़ाम में केवल जो पूछा जाता है हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम उसमें फ़िल्टर करके आपके पास हम रखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, वक्त बर्बाद बिना किए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में कह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए बौद्धिक ये जो आपका बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है, जैसे जो कोई राइटर्स होता है, जैसे कहते हैं ना हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना संपत्ति होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास उसका मतलब कि घर हो जाता है, ज़मीन हो जाता है, और भी कई सारे सामान हो सकता है, उसका संपत्ति है। किसी के लिए पढ़ाई लिखाई वो बहुत बड़ी संपत्ति होती है। जैसे हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो जो जैसे मान लीजिए कि हम कोई नोट्स तैयार करते हैं तो हम चाहेंगे ना कि वो नोट्स चूँकि बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है, उस नोट्स को कोई दूसरा मेरा ऐसे यूज़ ना करे, क्योंकि बहुत सारा दिमाग लगा के हम मेहनत करके बनाएं। जैसे कई सारे जो जेनरिक मेडिसिन जो बनते हैं या फिर कोई भी मेडिकल साइंस में भी जो कई सारे जो इनोवेशंस होते हैं वो कुछ खास व्यक्तियों के द्वारा जो दिमागी उपज होता है उसका। कई सारे वैज्ञानिक बहुत से रिसर्च करके कि कुछ चीज़ को निकालते हैं। कुछ लेखक वगैरह जो बुक लिखते हैं, तो लेखक के लिए जो उसका किताब है वो भी उसके लिए क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो उस चीज़ को तैयार करता है। तो उसका कॉपी ना हो सके उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है एक बनाया गया, टेस्ट बनाया, जिसको क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। और ये इंडेक्स जारी करता है कि आखिर किस देश का IPR जो है वो सबसे अच्छा है। तो मतलब जैसे कि भारत की अगर हम बात करें, यहाँ तो आप गौर करते होंगे कि यहाँ पे जितने भी सारे पब्लिकेशन वाले जो बुक लिखते हैं आप देखते होंगे उसी का नकल करते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट करना भी क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है ना, नहीं तो है। लेकिन यहाँ पे चूँकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कानून तय है, लेकिन उतना अच्छा से कहते हैं कि वो कानून का क्रियान्वयन उतना अच्छे तरीके से नहीं होता है। इस मामले में अगर सबसे पहले ये समझिए कि इसके जारीकर्ता कौन है, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनिशिएटिव पॉलिसी सेंटर, इनिशिएटिव पॉलिसी सेंटर, ये एक संस्था है। ध्यान दीजिएगा, ये संस्था का नाम है। थोड़ा बहुत आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं रहे, कम से कम US चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो याद रख ही सकते हैं, यह सिर्फ ध्यान रखना है। ये जारी करता है, वहाँ के इंस्टीट्यूट है। ये जारी क्या करती है कि दुनिया में कौन सा आखिर देश है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का जो है अच्छा से सुरक्षा मिलता है, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा अच्छे से सेफ तरीके से रखा जाता है। उस मामले में अगर अच्छा थीम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से जो टॉप कंट्री कौन कौन है, उसके बाद आपको ऑर्डरिंग करके बताते हैं। सबसे ज़्यादा टॉप कंट्री, जैसे नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका है। नंबर 2 पे कौन सा है, ब्रिटेन। नंबर 3 पे कौन है, फ्रांस। नंबर 4 पे क्या है,
स्वीडन, नंबर 5 पे क्या है, जर्मनी। इसका मतलब है कि वहाँ के लोग अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि वहाँ पर जो लेखक वगैरह होंगे या जो डॉक्टर वगैरह रिसर्चर जो भी होंगे, वो जो भी चीज़ रिसर्च करते होंगे या फिर जो भी चीज़ उनका जो बौद्धिक सुरक्षा है, उसकी सुरक्षा की गारंटी वहाँ की गवर्नमेंट अच्छे तरीके से लेती होगी, यानी कि वहाँ पे सुरक्षित है। कॉपीराइट के वहाँ पे इश्यूज़ नहीं होते होंगे ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे जो लेखक के द्वारा जो भी मौलिक विचार जो लिखे जाते हैं उसको सुरक्षित रखा जाता है। इस मामले में अमेरिका में सबसे बेहतर कंडीशन में देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल वैसे भी जानते हैं कि अमेरिका पढ़े लिखे लोगों का जगह है, तो वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का सम्मान भी ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का अच्छा खासा ध्यान भी रखा जाता है। तो अमेरिका भी पढ़ा लिखा लोग, देखिए इसमें से जो भी देश है ना, वो देखा जाएगा तो पढ़ाई लिखाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में काफ़ी बेहतर है। ब्रिटेन का भी आप देख लो, फ्रांस का भी देख लो, स्वीडन का भी देख लो और जर्मनी के, यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं भारत की स्थिति कैसे, यानी कि यहाँ के लेखकों के द्वारा जो लिखा हुआ जो किताब होता है या फिर कोई रिसर्चर के माध्यम से जो रिसर्च किया जाता है, उनकी स्थिति कितनी अच्छी है। इस मामले में भारत की स्थिति अगर देखा तो 40वें नंबर पे है, वो भी कितने कंट्री में से, 53 कंट्री में से 40वें स्थान पर है। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पर जो लेखक हैं वो कितने असुरक्षित हैं, मतलब उनके द्वारा जो लिखा हुआ जो भी चीज़ होता है वो धड़ल्ले से लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और उस पर एक्शन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है और 40वें स्थान पर हम लोग यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लेखक, यहाँ के रिसर्चर का हम लोग जो उसके द्वारा जो रिसर्च किया हुआ है या फिर लेखक के माध्यम से जो किताब लिखी जाती है, उनका जो कंटेंट होता है उस कंटेंट की हम सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। इसका थीम क्या है, इस साल का जो थीम आया है वो है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जो भी चीज़ चाहे वो सब चीज़ मतलब सक्षम हो सकता है। आर्ट ऑफ द पॉसिबल ये इसका थीम है। कभी कभी एग्जाम में थीम पूछ लेता है। और उसके बाद क्या है, 3 नए देश को इस बार शामिल किया है, यानी कि पहले 50 हुआ करता होगा, अब 3 नए देश को शामिल किया गया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन से 3 नए देश को जो है इस बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वाले जो है अपने इंडेक्स में जारी किया था। IPI इसको कह सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा, IPI यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा देश को शामिल किया गया है, तो कुवैत को किया गया है, ग्रीस को किया गया और डोमिनियन गणराज्य को, एकदम याद रख लेना है। कुवैत को किया गया है, ग्रीस को किया गया और डोमिनियन गणराज्य, इसको इस बार शामिल किया गया है। थीम इसका हम देख ले, जारीकर्ता भी समझ में आ गया, टॉप कंट्री भी हम लोग देख ले। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको, एग्जाम में आपको ये याद कर लेना है कि भारत का जो रैंकिंग कितना है और टॉप कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं। इस बार नए देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है केवल हम वही यहाँ पे लिख रहे हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन को बुक में छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा टॉपिक। इस बार का सबसे जो खास न्यूज रहा है जयपुर के लिए। इस बार जयपुर जो कि राजस्थान का जो पिंक सिटी कहा जाता है या फिर भारत का भी पिंक सिटी आप कह सकते हो, जयपुर को इस बार यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया। ये यूनेस्को कौन है, यूनेस्को का मतलब क्या होता है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी फ्रेंड जो याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इसका फुल फॉर्म भी 3-4 ऑप्शन में दे देगा, वहाँ पे इसको फुल फॉर्म चेक करना होता है। तो क्या है इसका, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो एजुकेशनल संस्था है जो साइंटिफिक और कल्चरल को प्रोटेक्ट करती है। जहाँ भी जो वैज्ञानिक और जो सांस्कृतिक रूप से जो भी चीज़ धरोहर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी चीज़ धरोहर होगा विश्व में, उनको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करती है। तो यूनेस्को का काम है, जहाँ भी आपको विश्व में कहीं भी आपको पुराना खंडर वगैरह, कहीं भी पुराना कोई इमारत वगैरह दिखता हो, तो यूनेस्को क्या करता है, उसको संरक्षण देता है। यूनेस्को चाहती है कि दुनिया उसको अगले पीढ़ी को भी देखे, इसलिए इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेती है, यूनेस्को लेती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। इस बार किसको शामिल किया गया, जयपुर को शामिल किया गया। ये तो इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया, तुम देख लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, 16 नवंबर 1945, और भारत इसका सदस्य कब से बना था, 1946 से मेंबर बना। तो कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए हम इसके क्रॉस क्वेश्चन जो भी बन सकते थे उसको भी हम लोग शामिल कर लिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है। उसका इसका अध्यक्ष कौन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष का नाम क्या है, आंद्रे अजोले। क्या नाम है इसका, आंद्रे अजोले। अब आंद्रे अजोले से अब नाम कैसे याद रखना, अब याद तो होगा नहीं, तो कुछ ऐसे आदमी का नाम जो आंद्रे से रिलेटेड हो, जैसे आंद्रे रसेल सबसे अच्छा, जो क्रिकेटर में जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो खेलता है, आंद्रे रसेल। तो आंद्रे रसेल याद होगा, जो ऐसे करके बाल है, बहुत ही ज़बरदस्त छक्के मारता है, उसका नाम याद रखना कि वो खंडर का जो है सुरक्षा करता है, यूनेस्को की तरफ से है वो, ठीक है, मान लेना। तो याद रहेगा ना कि यूनेस्को का अध्यक्ष कौन है इस बार का, आंद्रे अजोले, याद रखना। तीसरा न्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगा, जो एग्जाम में एकदम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो क्या है कि राम मंदिर ट्रस्ट का इस बार अध्यक्ष किसको बनाया गया, क्योंकि राम मंदिर का जो टॉपिक है इस साल का बहुत ही फेमस रहा था।
मतलब था क्या है ही, अभी भी राम मंदिर का मामला तो चल ही रहा है। तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड सवाल पूछ ले। तो क्या है इस बार का, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष का नाम पूछ सकता है। तो कौन है, के पराशरन, के पराशरन, याद रखना है के पराशरन, ठीक है, के पराशरन। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन हो गया, के पराशरन। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे क्या किया है इस बार, दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण किया। मतलब उस पर रेलवे ट्रैक वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाएगा उस ब्रिज के माध्यम से। अब रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल जब करेगा तो दो जगह का डिस्टेंस जो है काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जो बस ये पूछा जाएगा दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, भारत के मणिपुर में हो रहा है, और ये 703 मीटर का पियर ब्रिज बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद क्या है, जरा सा देख लेते हैं कि राज्य और राज्यपाल से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ पे सेट में देखा था। जैसे इस बार का मेघालय का जो नया राज्यपाल बना उसका नाम क्या है, सत्यपाल सिंह। क्या नाम है, सत्यपाल सिंह, जो मेघालय का राज्यपाल है। और वहाँ का अभी सीएम कौन है, कॉनराड संगमा। क्या नाम है इसका, कॉनराड संगमा। आप लोग को अगर नहीं मिल रहा हो तो एक बार गूगल पे जाकर देख लीजिएगा कॉनराड संगमा कैसा दिखता है। तो मेघालय का कौन है राज्यपाल, सत्यपाल सिंह। उसके बाद महाराष्ट्र का कौन है राज्यपाल, भगत सिंह कोश्यारी। याद रखें, एकदम एग्जाम पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन, एकदम तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो खास करके बिहार वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के एग्जाम जो देंगे जो बिहार दरोगा का, वो तो पूछ ही लगा। कौन है बिहार के अभी राज्यपाल, फागू चौहान। महाराष्ट्र के कौन है राज्यपाल, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। और मेघालय का कौन है, सत्यपाल सिंह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अभी जो कुछ नियुक्ति हुआ, जो कि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हमको देखने को मिला। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस को ना फिल्टर करके हम, जो उसमें से बहुत सारे चूंकि लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगा कौन सा, सीबीआई का निदेशक किसको बनाया गया और बीएसएफ का निदेशक किसको बनाया गया, क्योंकि ये दरोगा में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सीबीआई का जो निदेशक है किसको बनाया गया, ऋषि कुमार शुक्ला। एकदम गौ टाइप के आदमी के, ऋषि टाइप के आदमी को नहीं, गौ आदमी को क्या बना दिया, सीबीआई का निदेशक, है ना। ऐसे याद रखना है, जो एकदम गौ टाइप का, ऋषि महात्मा टाइप के आदमी थे, तो ऋषि कुमार शुक्ला को क्या बना दिया गया, सीबीआई का निदेशक। उसके बाद कौन है, बीएसएफ में किसको बनाया, तो राकेश भाई को बनाया, राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना को क्या बनाया गया, बीएसएफ का निदेशक। तो याद रखना है सीबीआई का निदेशक कौन हो जाएगा, ऋषि कुमार शुक्ला, और बीएसएफ का निदेशक कौन हो जाएगा, राकेश अस्थाना। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी 7वां नंबर पहुंच गया, 3 और पढ़ना है हमको। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक, ध्यान देना, जो क्लासिकल म्यूजिक के प्रसिद्ध गायक थे उनका नाम था पंडित जसराज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बार इनका अमेरिका में निधन हो गया था। इनका 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, और 2000 ईस्वी में इनको मेरे ख्याल से इनको उपाधि वगैरह भी इनको मिला हुआ है, कई सारा उपाधि भी इनको मिला हुआ है, ठीक है, साहित्य म्यूज़िक के वजह से। तो पंडित जसराज का जो है निधन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस बार पूछ सकता है, इस बार अमेरिका में जो है कौन सा जो व्यक्ति का जिनका निधन हुआ था। तो पंडित जसराज का संबंध किस चीज़ से है, तो शास्त्रीय संगीत से। ये वाला हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और को लिखना, उसके बाद इसको हम खत्म करते हैं टॉपिक को, ठीक है। पहले पॉज कर लेते हैं। अब देखो नंबर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, महाराष्ट्र का जो है, जो भगत सिंह कोश्यारी है, ये महाराष्ट्र के अलावा, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के अलावा गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार किया हुआ है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगह के राज्यपाल, ये ध्यान में रखना, महाराष्ट्र और गोवा, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कहाँ का, इनको दिया गया है गोवा का। अब जैसे कुछ बुक और ऑथर का नाम जो उसमें दिया हुआ था, उसमें कई सारे बुक और ऑथर था, उसको हम फिल्टर करके आपके सामने दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा। सबसे पहले बापू द अनफॉरगेटेबल, ये किसने लिखा था, मनीष सिसोदिया, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। बापू द अनफॉरगेटेबल वो क्या है, मनीष सिसोदिया। उसके अलावा आज़ादी, फ्रीडम और फासिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किन्होंने लिखा, अरुंधति राय। तो बहुत ही फेमस राइटर है, तो अरुंधति राय लिखे हैं। उसके बाद स्वच्छ भारत क्रांति, ये किन के द्वारा लिखा गया, स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत। ये तो ऐसे याद रह जाएगा, स्वच्छ भारत क्रांति। ये लग रहा है ये सरकारी कोई कार्यक्रम टाइप का किताब होगा, तो सरकार के ही लोग होंगे, ये तो ऐसे याद हो गया। उसके बाद सियासत से सदस्यता, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, इसलिए हम देख लेते हैं। क्या नाम है इसका, विजय कुमार चौधरी। उसके बाद नंबर टॉपिक क्या है, देश का जो नया बंदरगाह अभी बनाया गया है, वो बधावन बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, वो 65,000 करोड़ का इन्वेस्ट करके सरकार बनवा रही है। सोचो, व्यापार के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये जब बन जाएगा तो ये दुनिया के लगभग जो टॉप 10 जो कंटेनर जो बंदरगाह होता है उसमें ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला टॉपिक क्या है, मुक्ति कारवां। मुक्ति कारवां जो एक ऑपरेशन, मतलब कह सकते हो कैंपेन, कह सकते हो कैंपेन है मुक्ति कारवां। किसकी मुक्ति करना है, बाल श्रम और मानव तस्करी की। जो कैलाश सत्यार्थी जो फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस जो है, ये दोनों मिल करके कर रही है।
तो कैलाश सत्यार्थी और राजस्थान पुलिस, ये दोनों मिल करके कर रही है। तो मुक्ति कारवां जो पोर्टल है, पोर्टल मतलब पोर्टल कहना सही नहीं होगा, दरअसल ये कैंपेन है। तो वहाँ पे बाल श्रम और मानव तस्करी के लिए लोगों को जागरूक कराने के लिए, तो मुक्ति कारवां किस चीज़ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉप 10 क्वेश्चंस था वो हमारा कंप्लीट हो गया। कल आपको फिर इसी तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप 10 क्वेश्चन होगा वो सारे प्रैक्टिस सेट से सारे क्वेश्चन को खंगाल के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो आपके सामने हम इसी तरह डेली लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।